तो अभी आपने देखा अनिल बलूनी का इंटरव्यू, जो कि थोड़े समय पहले हमने उनसे बातचीत की थी और बातचीत करने के बाद उनका दावा देखा। उसमें अनिल बलूनी कह रहे थे कि अगर अग्निवीर योजना, जो इस इंटरव्यू की बड़ी खबर है कि अग्निवीर योजना में अगर बदलाव की ज़रूरत लगेगी तो सरकार रिजिड नहीं है, सरकार उसमें बदलाव भी कर सकती है ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो खैर ये खबर यहाँ तक थी। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं महाराष्ट्र। आखिरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो तय हो गया है। इस गठबंधन में जो 3 पार्टियां हैं उनमें से उद्धव गुट के शिवसेना को 48 में से, वहाँ टोटल 48 सीटें हैं, जिसमें से 21 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आईं और एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली हैं। एमवीए नेताओं के बीच मुंबई साउथ, सेंट्रल, भिवंडी, सांगली और सतारा सीट को लेकर भी सहमति बन गई है। इन सीटों पर तीनों के बीच में विवाद पिछले दिनों चल रहा था और लगातार खबरें और सुर्खियां बन रही थी। अब इस मामले में जानने के लिए कि आज ये जो कुछ हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र का सियासी समीकरण क्या कह रहा है, इसके मतलब क्या है, क्या सब कुछ थम गया है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी संदीप चौधरी। संदीप, आज तो सब कुछ फाइनल हो गया कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं? सब कुछ अब खुश है, रजामंदी है, या आपको लगता है किचकिच अभी बची ही हुई है? देखिए, नाराजगी जाहिर तौर पर पार्टी के भीतर है, कांग्रेस के भीतर है, क्योंकि महज 17 सीट दिए गए हैं। जो 4 सीटें कांग्रेस को चाहिए थी वो 4 सीटें उनके पास नहीं आ रही है। यही कारण है कि कल के दिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि इन 4 सीटों पर जो स्थानीय नेता है उनकी एक अहम बैठक होने जा रही है। किस तरह से ऐसी स्थिति में चुनौती दी जाएगी, क्योंकि ये निर्णय जो है 17 सीटों पर लड़ने का वो शीर्ष नेतृत्व ने लिया है कांग्रेस के, कि हम 17 सीटों पर लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 सीटों पर और 10 सीटों पर शरद पवार की पार्टी। तो इसको लेकर जो फैसला है, मेन फैसला वो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने लिया है, जिसको लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध किया जा रहा है। 4 सीटें हैं, सांगली की सीट है, उत्तर मध्य मुंबई की सीट है, दक्षिण मध्य मुंबई की सीट है, भिवंडी की सीट है। भिवंडी की सीट शरद पवार के पास गई है और जिस तरह से 3 सीटें हैं वो उद्धव ठाकरे के पास है। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी स्थानीय स्तर के नेताओं में साफ तौर पर नज़र आ रही है। कल के दिन एक बैठक ली जाएगी। इस बैठक में किस तरह से चुनौती दी जानी है आने वाले दौर में वो तय किया जाएगा। जाहिर तौर पर नाराज़गी खुलकर नेता आज के दिन बोलते नज़र नहीं आए, लेकिन जिस तरह से पार्टी के स्थानीय स्तर के नेता है वो साफ तौर पर इस फैसले से नाराज जरूर है। जी संदीप, एक चीज मैं यहाँ समझना चाह रहा हूँ, जो सीटें का बंटवारा है उसमें सीधी सीधी बात है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है उसको 21 सीटें मिली है और कांग्रेस को कम सीटें दी गई है। क्या दिन ब दिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की अहमियत कम होती जा रही है और जो वहाँ की पार्टियां हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब क्या एक तरह से शिवसेना ने कांग्रेस की कोहनी मारी है, पीछे कर दिया है? देखिए, शिवसेना ने साफ तौर पर कहा था कि जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो उस वक्त उन्होंने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी 2019 का चुनाव 23 सीटों पर लड़ा था। इसमें से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी और ये बात कहते हुए साफ तौर पे कही गई है कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे वो जीतने की क्षमता रखते हैं, तो 21 सीटों पर हम चुनाव लड़ते हैं। तो सीधे तौर पर पहले 17 उम्मीदवारों का ऐलान उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कर दिया। उसके बाद में खुद उद्धव ठाकरे ने 4 उम्मीदवारों का ऐलान खुद ही कर दिया था। तो इस तरह से 21 सीटों पर लड़े, लेकिन जिस तरह से पार्टी का पक्ष रखने की बात है इस गठबंधन में वो नहीं रखी गई। ये संजय राउत भी कुछ दिनों पहले कहते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि बंटवारा गठबंधन में कैसा होना चाहिए ये साफ तौर पर पार्टी मुखर रूप से शिवसेना के सामने या फिर एनसीपी के सामने, शरद पवार की जो पार्टी उनके सामने रखते नजर नहीं आ रही। जी संदीप, कई बार बैठकों में जी एक सवाल का जवाब और दीजिए। ये जो सीटों का बंटवारा है, क्या ये देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, या शिवसेना ने जो कुछ भी किया है वो आने वाले दिनों में वहां पर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए उसने अपनी इस हिसाब से इक्वेशन बिठाया है?
देखिए, लोकसभा के जरिए विधानसभा पर भी नजर रहती है, लेकिन जिस तरह से अभी सीटों का बंटवारा हुआ है वो कौन सबसे बड़ी पार्टी है ये दिखाने का प्रयास किया गया, क्योंकि आज संजय राउत ने सीधे तौर पर खुद को बड़ा भाई कहते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे थे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, 21 सीटें शिवसेना को दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जीत कर आने की क्षमता रखने वाले कैंडिडेट्स हैं और क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पार्टी की पहुंच है, पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर है। ये बात कहते हुए संजय राउत नज़र आ रहे थे। और यही कारण है कि 21 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो बात है वो शिवसेना साफ तौर पर नज़र आ रही है। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को भी बताने के लिए। बहरहाल कांग्रेस की हालत तो कुछ ऐसी है कि जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा, वहाँ पे 48 लोकसभा सीटों में से 17 पे वो चुनाव लड़ने वाली है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का है, वहाँ पे 80 में से 17 सीटें उसे मिली, बाकी समाजवादी पार्टी के खाते में। और बिहार में 9 सीटें आरजेडी की तरफ ने दी है कि 9 सीटों पर वो लड़ेंगे। और दिल्ली की बात करें तो 3। कुल मिलाकर अगर इन 4 बड़े राज्यों को देखेंगे जहाँ पर कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है और लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, तो ये सीटें बैठती है लगभग 175-76, जिसमें से बमुश्किल 45-46 सीटों पे कांग्रेस फाइट करने वाली है। अब इन 175-76 में से कांग्रेस अगर 45-46 सीटों पर यहाँ पर चुनावी लड़ाई लड़ेगी, उसमें जीतने की संभावना के बारे में आप सोचिए कि 45-46 उम्मीदवार हो तो उसमें से कितने लोग जीतेंगे। और अगर ये है चुनावी रणनीति, तो इसका लोकसभा चुनाव के ओवरऑल नतीजों पर क्या होने वाला है असर, या क्या फैसला होगा, या क्या संख्या है, ये दर्शक हमारे समझदार हैं और वो अंदाज़ा लगा लेंगे। ये कांग्रेस की बात थी। लेकिन कांग्रेस के लिए आज एक अच्छी खबर हरियाणा से आई। हरियाणा के एक बड़े नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, पुराने कांग्रेसी है, बीच में बस 10 साल के लिए भगवा धारण कर लिया था। आज सपरिवार कांग्रेस में लौट आए। पिछले महीने उनका बेटा जो सांसद था, उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया था और आज चौधरी साहब अपनी पत्नी समेत कांग्रेस में उन्होंने घर वापसी कर ली। चौधरी वीरेंद्र ने अपने आईएएस बेटे को राजनीति में एंट्री दिलाने के लिए एक तरह से अपनी कुर्बानी दे दी थी। आप थोड़ा पहले इतिहास उठाकर देखेंगे थे। मगर आज जब वो कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने जिस चीज़ की बात की वो था परिवारवाद। और परिवारवाद और मोदी को घेरने के लिए जिस तरीके के तंज उन्होंने कसे, वो अपने आप में लाजवाब थे। लाजवाब इसलिए थे क्योंकि हर कोई समझ रहा है कि उन्होंने राजनीति से एक स्टेप अपने आप को पीछे किया सिर्फ अपने बेटे के लिए। और आज जिस तरह से वो अटैक कर रहे थे, वो आपको सुनाना जरूरी है। जरा देखिए क्या कुछ कह रहे थे। $140 करोड़ भी मेरा परिवारवाद। मेरी धर्मपत्नी रणदीप मेरा भाई, मेरे मामा का छोरा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा। ये ललकार है मोदी के कैबिनेट के पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का। पहले बेटे और अब पिता ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। 10 साल बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने घर वापसी की है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह जो उचाना से पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मेरी धर्मपत्नी रणदीप मेरा भाई, मेरे मामा का छोरा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा। हाँ, और हमारी बहन शैलजा। ये पालमा गांव हमारा गोती गांव है। और अगर बीजेपी को कोई कटाक्ष करना पड़ेगा कल, तो ये कहेंगे परिवारवाद। एक महीने पहले ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और आज कांग्रेस का हाथ थामते ही कह दिया है कि उनकी घर वापसी नहीं बल्कि विचारधारा की वापसी हुई है। आज आप मेरे से पूछोगे कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों? मैं 2 बात आपको कहूंगा। एक तो ये कि बहुत से साथियों ने स्टार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी।
मैं ये कहता हूं घर वापसी के साथ साथ, घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है, ये विचारधारा की वापसी है। 10 साल पहले मोदी लहर में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी ने इन्हें राज्यसभा भेजा था। बीजेपी ने इनको कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी थी। परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष करने वाले वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह ने 10 मार्च को बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। विजेंद्र सिंह 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे। विजेंद्र सिंह ने आईएएस की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखा था। बेटे के इस्तीफे के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वीरेंद्र सिंह भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे और देखिए आज हुआ भी यही। वीरेंद्र सिंह स्टील, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता और पेयजल मंत्रालय के मंत्री रहे। जब तक मंत्री रहे इन्हें बीजेपी के परिवारवाद को लेकर स्टैंड पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने पाला बदला बयान परिवारवाद पर ही दिया और गिन गिन कर बताया कि इनके परिवार के कौन कौन राजनीति में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।